हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी फाउंड फुटेज मूवी को जो कि एंड में आते आते एक अलग ही मोड़ ले लेती है और इस मूवी के आखिरी 10 मिनट ही इसको एक बेहतरीन मूवी बनाते हैं जिसे देखकर हम सभी को काफ़ी शौक लगता है। इस मूवी का नाम है द लास्ट एक्सोर्सिज्म, जो कि 2010 में रिलीज़ की गई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कोटन मार्कस को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ सेना और डिसेबल बेटे जस्टिन के साथ चर्च में जाता है। मार्कस का बेटा ठीक से सुन नहीं सकता था। मार्कस पेशे से एक प्रीचर था और उसकी फैमिली के लोग कई जनरेशन से एक्सोर्सिज्म करते आ रहे थे और उनके पास एक बुक भी थी जो कि इस दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 20 लोगों के पास ही थी। इस बुक में हर तरह के डीमंस के बारे में और उन्हें दूर करने के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्कस को डीमंस वगैरह के कंसेप्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो एक्सोर्सिज्म को एक्सपोज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जिसमें आयरिस रेसन और कैमरामैन डेनियल भी उसका साथ दे रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि घोस्ट और डीमन एग्जिस्ट ही नहीं करते और ना ही लोग पोजेस्ड होते हैं। बस उन्हें लगता है कि उन्हें किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है और वो एक्सोर्सिज्म का नाटक करके उन्हें यकीन दिला देता है कि डीमन उनके शरीर से बाहर निकल चुका है और वो लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्कस जिन लोगों को पोजेसन होता है वो लोग मेंटली बीमार होते हैं। इसके बाद मार्कस की वाइफ बताती है कि एक बार मार्कस ने एक केस के बारे में सुना जिसमें 10 साल के एक मासूम बच्चे की एक्सोर्सिज्म के दौरान डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मार्कस का भगवान से भरोसा उठ गया। और इस डॉक्यूमेंट्री का एक कारण ये भी था क्योंकि उसे लगता था एक्सोर्सिज्म को एक्सपोज करके वो बहुत लोगों की आंखें खोल सकता है और बहुत लोगों की जान बचा सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसका आखिरी एक्सोर्सिज्म होगी और इसके बाद वो ये सब छोड़ देगा। वो इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा ये चीज़ साबित करना चाहता था कि ये सब बकवास है और डीमन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब वो उसके लिए आए हुए कुछ लेटर्स को लेता है और कहता है कि जिस लेटर को वो चुनेगा वो सब वहीं की डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। इसके बाद वो एक लेटर को उठाता है जो कि आइवन वुड लुसियाना से था, जिसमें लुइस नाम के एक व्यक्ति ने ये लिखा था कि उसकी बेटी को डेविल ने पोजेस कर लिया है और वो मार्कस की मदद चाहते हैं। इसके बाद वो तीनों लुइस के घर के लिए निकल जाते हैं। अब लुइस के घर का रास्ता पूछते समय उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि उन्हें वापस जाने के लिए कहता है और गुस्से में उनकी कार पर पत्थर फेंकने लगता है। लेकिन वो लोग कैसे भी करके लुइस के घर तक पहुंच जाते हैं और जब मार्कस और लुइस बात कर रहे थे तभी वहां पर वही लड़का आता है जिसने उनकी कार पर पत्थर फेंके थे। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लुइस का ही बेटा है जिसका नाम कैलब है। अब कैलब लुइस को कैमरे के बारे में बताता है जो मार्कस अपने साथ लेकर आया हुआ था, जिसे सुनते ही लुइस थोड़ा घबरा जाता है और मार्कस को कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस किसी तरह से उसे रिकॉर्डिंग के लिए मना लेता है। इसके बाद लुइस उसे कहता है कि उसे लगता है कि उसकी बेटी नेल को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है और वो मार्कस को अपने फार्म में ले जाता है जहाँ पर उसके पालतू जानवर मरे हुए थे और अकॉर्डिंग टू लुइस ये उसकी बेटी नेल ने किया था। इसके बाद मार्कस नेल से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है जहां पर वो नेल की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स को देखता है और ये ड्राइंग्स नेल ने अपने सपनों से इंस्पायर होकर बनाई थी। फिर वो नेल से जानवरों के बारे में पूछता है लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब मार्कस लुइस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि कुछ समय पहले उसकी वाइफ की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई थी, जिसके बाद कैलेब बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगा और उसे भगवान से नफरत हो गई। और लुइस ने उसकी वाइफ के डेथ के बाद नेल को होम एजुकेशन ही दी थी, लेकिन वो हर संडे उसे वहाँ की लोकल चर्च में भेजा करता था जहाँ पर पास्टर मैनली उसे रिलीजियस म्यूजिक के साथ और भी काफ़ी चीज़ें सिखाया करता था जो कि उसे अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से उसने नेल को चर्च भेजना भी छोड़ दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेल काफ़ी डरी डरी सी रहा करती थी और वो छोटी छोटी चीज़ों से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। जैसे आयरिस उसे अपने बूट्स दे देती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आ रहे थे, जिन्हें पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मार्कस नेल का बेसिक चेकअप करता है और लुइस को पानी लाने के लिए कहता है। फिर वो कहता है अगर नेल के पैरों से ये पानी गर्म हुआ तो नेल में जरूर किसी डीमन का साया है और उन्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी को अपनी आंखें बंद करके जीसस को याद करने के लिए कहता है, लेकिन कैलेब ऐसा नहीं करता और मार्कस को ही देखता रहता है। तभी मार्कस अपनी जेब से निकालकर कुछ पानी में डाल देता है जिससे वो पानी गर्म होने लगता है, जिसे देखकर वो उन्हें बताता है कि नेल को एबेलम नाम के एक डीमन ने पोजेस किया है। और लुइस भी पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है और नेल के एक्सोर्सिज्म के लिए मान जाता है। इसके बाद मार्कस एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने के लिए वहां से जाने लगता है और तभी कैलेब मार्कस के पास आता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि वो फ्रॉड है क्योंकि उसने उसे पानी में कुछ डालते हुए देख लिया था, लेकिन उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। और कैलेब आगे कहता है कि वो आराम से अपना काम करे, पैसे ले और यहाँ से चला जाए। इसके बाद मार्कस नेल का फेक एक्सोर्सिज्म शुरू करता है
वो गॉड के नाम पर डीमन को नेल की बॉडी से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है और तभी वहां पर भयानक आवाजें आती हैं और नेल का बेड हिलने लगता है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं था, क्योंकि मार्कस ने पहले से ही इस सब का सेटअप किया हुआ था। जैसे डीमन की वॉइसेस के लिए उसने पहले से ही वहां पर स्पीकर लगा दिए थे और अपने उंगलियों में इलेक्ट्रिक रिंग डाल ली थी, ताकि जब वो नेल को छुए तो उसे हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक लगे और नेल को भी ये सब रियल लगने लगे। अब मार्कस ऐसा नाटक करता है कि उसने डीमन को हरा दिया है। अब एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद नेल भी काफी अच्छा फील करने लगती है और मार्कस भी अपने पैसे लेकर अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। और रात होने की वजह से वो लोग रास्ते में एक होटल में रुकते हैं। ये सब देखकर डॉक्यूमेंट्री टीम को भी यकीन हो जाता है कि ये सारे एक्सोर्सिज्म फेक होते हैं और ये बस एक दिमागी बीमारी है। लेकिन उसी रात नेल उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर मार्कस रुका हुआ था, जो कि बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि नेल को ये कैसे पता चला कि मार्कस यहाँ पर रुका हुआ है। और ये होटल लुइस के घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था और नेल यहाँ पर पूरी तरह से पोजेस्ड लग रही थी और वो आयरिस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। और मार्कस लुइस को फोन करता है और फिर नेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसके टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसकी सभी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। मतलब फिजिकली नेल बिल्कुल ठीक थी। अब अगले दिन लुइस हॉस्पिटल पहुंचता है और वो नेल को अपने साथ घर पर ले आता है। अब घर पहुंचने के बाद लुइस और मार्कस में बहस हो जाती है, जहां मार्कस का कहना था कि नेल दिमागी तौर पर बीमार है और उसे एक्सोर्सिस्ट की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जिसे सुनकर लुइस एकदम से भड़क जाता है और मार्कस से कहता है कि उसे डॉक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उसकी वाइफ को बचा नहीं पाए थे और उसे पूरा यकीन था कि नेल की बॉडी में कोई डीमन है। अब मार्कस चुपचाप वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि लुइस उसकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए वो वहां की लोकल चर्च में जाकर पास्टर मेनली से मिलता है और उसे पूरी बात बताकर उसे लुइस को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो अपने लोकल चर्च के प्रीस्ट की बात मान ले। लेकिन पास्टर मेनली उसे बताता है कि लुइस काफी बदल गया है और कुछ टाइम पहले उनका झगड़ा भी हो गया था, इसलिए उसे नहीं लगता कि लुइस उसकी बात मानेगा। इसके बाद मार्कस वापस से लुइस के घर पर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि नेल वहां से भागने की कोशिश कर रही थी और लुइस उसे पकड़ रहा था और कैलब के फेस पर भी एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, जिससे काफी खून बह रहा था। इसके बाद लुइस नेल को एक रूम में बंद कर देता है और मार्कस को बताता है कि कैलब ने जब नेल को संभालने की कोशिश करी तो नेल ने उस पर चाकू से वार कर दिया। अब लुइस कैलब को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जाते टाइम कैलब मार्कस को एक नोट पकड़ाता है जिस पर लिखा हुआ था, डोंट लीव हर अलोन विद हिम, मतलब नेल को उसके फादर के साथ अकेला मत छोड़ना। इसलिए मार्कस यहाँ पर रुकने का फैसला करता है ताकि वो नेल की मदद कर सके। इसके बाद मार्कस अपनी टीम के साथ नेल के रूम में जाता है और वो देखता है कि लुइस ने उसको चैन से बांधा हुआ है और वो नेल को जंजीरों से आजाद कर देते हैं। मार्कस नेल से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर तुम्हें टॉर्चर करते हैं, जिसके जवाब में वो कहती है नहीं। इसके बाद वो लोग उसे सुला देते हैं। अब उसी रात उन्हें घर में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो जाकर देखते हैं तो नेल अपने रूम के बाहर खड़ी हुई थी और मार्कस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। और तभी नेल बाथरूम में चली जाती है और बाथटब में एक डॉल को डुबोने की कोशिश करने लगती है और वो लोग उसे संभालते हैं और उसे फिर से उसके रूम में सुला देते हैं। अब मार्कस उसके रूम में एक मरी हुई बिल्ली की ड्राइंग देखता है और वो बाहर आके उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें नेल डॉल को पानी में डुबोते हुए लैटिन भाषा में कुछ बोल रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके घर में कोई भी लैटिन भाषा को नहीं जानता था। इसलिए अब मार्कस को भी शक होने लगता है कि शायद नेल सच में किसी डायमंड से पोजेस्ड हो सकती है। लेकिन तभी लुइस के घर पर डॉक्टर का कॉल आता है, जिसे मार्कस उठा लेता है और डॉक्टर उसे बताता है कि नेल प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर मार्कस और आयरिस सोचते हैं कि शायद लुइस ही अपनी बेटी को अब्यूज कर रहा है और इसी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। इसके बाद हम फिर से नेल को देखते हैं, जो मार्कस के कैमरे से अपनी बिल्ली को ठीक उसी तरह से मार देती है जैसी उसने ड्राइंग बनाई थी। फिर वो सोते हुए मार्कस को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी आयरिस उसे देख लेती है और नेल को पकड़ लेती है, जिससे मार्कस की जान बच जाती है। इसके बाद फिर से वो लोग नेल को उसके रूम में ले जाते हैं, जहां वो लोग कुछ नई ड्राइंग्स को देखते हैं, जिनमें से एक में मार्कस हाथ में होली क्रॉस लिए आग के सामने खड़ा था और दूसरी में आयरिस कैमरामैन मरे पड़े थे, जिनके सर और पैर कटे हुए थे और मार्कस भी आग में जल रहा था, जिसे देखकर कैमरामैन डर जाता है और वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन मार्कस उसे समझाता है और उसे वहां रुकने के लिए मना लेता है। इसके बाद मार्कस नेल को उसके रूम में लॉक कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही मार्कस नेल को किसी से बात करते हुए सुनता है और उसके रूम में किसी आदमी की आवाज भी आ रही थी। लेकिन जब वो उसके रूम में जाकर देखता है तो वहां पर नेल अकेली ही थी। इसके बाद लुइस भी घर आ जाता है और मार्कस उसे नेल की प्रेग्नेंट होने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर लुइस कहता है कि जरूर ये सब उसी डीमन ने किया होगा। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि ये डीमन का नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। फिर लुइस मार्कस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार फिर से एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे
लेकिन मार्कस उसे कहता है कि नेल को एक्सोर्सिस्ट की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जिसे सुनकर लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद मार्कस लुइस को एक गन के साथ अपनी वाइफ के कब्र पर बैठा हुआ देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो नेल को मारने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ मौत ही नेल को इस सब से बचा सकती है। इसलिए मार्कस नेल को वहां से बाहर ले जाने का फैसला करता है ताकि वो उसे लुइस से बचा सके। लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है और उन्हें नेल के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और जब वो उसके रूम में जाते हैं तो वो नेल को अपने रूम की एक अलमारी के ऊपर बैठा हुआ पाते हैं। मार्कस जब उसे नीचे उतारता है तो वो एक नाइफ से उसके हाथ को काटकर एक जानवर की तरह वहां से बाहर भाग जाती है। मार्कस भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो अचानक कहीं पर गायब हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद नेल उन्हें घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है और उसे देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि वो पोजेस्ड है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो नेल को फार्म हाउस की सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखते हैं और कैमरे को देखते ही नेल उन पर जानवरों की तरह हमला कर देती है और मार्कस किसी तरह से उसे काबू में करके अंदर ले जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से लुइस उसे मारने के लिए गन लेकर आ रहा था और मार्कस नेल को लुइस से बचाने के लिए दोबारा एक्सोर्सिज्म करने के लिए मान जाता है। अब एक लंबी रात के बाद सुबह होती है और मार्कस नेल के एक्सोर्सिज्म के लिए गॉड से मदद की गुहार लगाता है और फिर नेल का एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है। तभी नेल अचानक से ही अपनी गर्दन को मोड़ने लगती है और वो खुद को बैकवर्ड्स बैंड कर लेती है, ये कहते हुए कि वो डीमन एबेलम है। मार्कस अब बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगता है, जिससे तंग आकर नेल के अंदर का शैतान ये बोलता है कि अगर वो 10 सेकंड के लिए चुप हो जाए तो वो नेल के शरीर को छोड़ देगा। लेकिन ये डीमन एक एक करके नेल की फिंगर्स को तोड़ने लगता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और डीमन से किया हुआ वादा टूट जाता है, इसलिए वो नेल के शरीर से बाहर नहीं आता। और बातों बातों में नेल के अंदर का डीमन मॉडर्न भाषा में कुछ बोलता है, जिसे सुनते ही मार्कस समझ जाता है कि नेल पोजेस्ड ही नहीं है, उसके अंदर कोई शैतान नहीं है, क्योंकि डीमन को ये भाषा नहीं आती। मतलब नेल पोजेस्ड नहीं बल्कि दिमागी तौर से बीमार है। और मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई शैतान नहीं है, जिसे सुनकर नेल ठीक होने लगती है और रोने लगती है। इसके बाद नेल को उसके कमरे में लाया जाता है, जहां वो सबको बताती है कि वो लोगन नाम के एक लड़के से इंटीमेट हुई थी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने ये सारा ड्रामा गिल्ट से बचने के लिए किया था, ताकि सारा इल्जाम डीमन पर लगाया जा सके। और लोगन एक कैफे में काम किया करता था। इसके बाद मार्कस वहां पास्टर मैनली और उसकी साथी बैकी को बुलाता है और वहां से विदा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये केस सुलझ चुका है। लेकिन तभी रास्ते में वो उसी कैफे को देखते हैं जहां पर लोगन काम किया करता था, और लोगन से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि नेल झूठ बोल रही है, क्योंकि वो तो नेल से 6 महीने पहले मिला था और वो लोगन से प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोगन तो एक गे है, इसलिए उनके बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मार्कस वहां से जाने लगता है और आयरिस उससे पूछती है कि आखिर नेल ने उसे झूठ क्यों बोला। वो बच्चे के फादर का रियल नेम भी बता सकती थी। और तभी उसे याद आता है कि एबेलम प्रिंस ऑफ लाइस होते हैं, और वो फिर से कार को लुइस के फार्म की तरफ मोड़ लेता है। जहां पहुंचने पर घर के अंदर तो उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन वहां पर खून से बने हुए काफी सारे सैटेनिक सिंबल थे। तभी उनको दूर जंगल से किसी की आवाजें आती हैं और वो लोग चुपके से वहां जाते हैं, और वो लोग जो देखते हैं वो बहुत ही भयानक दृश्य था। वहां पर वो एक कल्ट को देखते हैं जिसका लीडर था मैनली। जी हाँ, पास्टर मैनली। वो कोई प्रीस्ट नहीं था बल्कि इस कल्ट का लीडर था, जो कि एबेलम नामक डीमन को पूजा करते थे। मतलब मार्कस ने जिस डीमन का नाम मजाक मजाक में लिया था, उसने नेल को वाकई में पोजेस्ट किया हुआ था। खैर, मार्कस देखता है कि इस कल्ट के लोगों ने नेल को एक बेंच पर बांधा हुआ है और बैकी उसकी एक बच्चे को पैदा करने में मदद कर रही थी। और नेल तभी एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि इंसानी रूप में डीमन एबेलम था, जिसकी पीठ पर कुछ स्पाइक्स जैसे थे और वो लाल रंग का था। अब मैनली इस बच्चे को आग में फेंक देता है, जिससे ये आग भड़क उठती है और डीमन अपनी असली फॉर्म में आने लगता है। तभी अचानक से ही मार्कस का गॉड पर भरोसा जाग जाता है और वो अपना होली क्रॉस लेकर नेल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और तभी वहां पर कल्ट के मेंबर्स आ जाते हैं, जो पहले तो आयरिस को कुल्हाड़ी से मार देते हैं। और जब कैमरामैन वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने कैलेब आ जाता है। जी हाँ, कैलेब भी इसी कल्ट का हिस्सा था और वो शुरू से ही नेल के प्रेग्नेंट होने के बारे में और एबेलम के बारे में सब कुछ जानता था, और इसीलिए तो वो मार्कस के खिलाफ था। खैर, अब कैलेब कैमरामैन का गला काट देता है और उसको जान से मार देता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के अंत में एक सवाल उठता है कि क्या मार्कस जिंदा था, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी उसी तरह से मारे गए थे जैसा कि हमने नेल की ड्राइंग्स में देखा था।
जिसमें पहली ड्राइंग में हमने मार्कस को आग के सामने होली क्रॉस लेकर खड़े हुए देखा था और दूसरी ड्राइंग में वो तीनों मरे हुए थे और आयरिस और कैमरामैन भी उसी तरह से मारे गए थे। मतलब आयरिस को कुल्हाड़ी से काट कर मारा गया था, जिससे उसके सर के साथ साथ हाथ और पैर भी कट गए थे, और कैमरामैन को गर्दन काट कर, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्कस भी मारा गया होगा। तो दोस्तों ये थी द लास्ट एक्सोर्सिज्म मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।